हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे और साथ खैरियत से होगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 में, और अभी तक हमने समझ लो आपने चैप्टर का एक पार्ट तकरीबन कवर कर लिया है, जिस पार्ट में हमने सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि किसी एक सॉलिड के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आइंस किस एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं, वो असल में डिटरमाइन करता था कि वो सॉलिड क्रिस्टलाइन कहलाएगा, वो पॉली क्रिस्टलाइन कहेगा, या वो नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर आपके पास यहाँ पे मॉर्फस कहलाएगा। ठीक है, तो आज जो चैप्टर का पार्ट है, और उनमें पिछले टॉपिक में उन्हीं टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो एक टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स के रिजल्ट में उस बॉडी में क्या चेंज आता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। कितनी फोर्स लगाएं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेस में, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या चेंज आएगा उसको हम पढ़ेंगे स्ट्रेन में। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम इन दोनों को पहले सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, फिर हम एक टर्म में इन दोनों को एक रिलेट करेंगे, और वो जो टर्म होगी वो आपके पास यहाँ पे इलास्टिक ऑफ मॉडुलस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है ना, असल में ये मशीनरीज होती हैं जो कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाती हैं, और उसकी वजह से उस बॉडी में कितना चेंज आता है शेप में, वॉल्यूम में या लेंथ में, उस चीज़ को मेजर करती हैं। ठीक है, इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं मैकेनिकल टेस्ट। तो ये मैकेनिकल टेस्ट असल में खुद ही उस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में कितनी डिफॉर्मेशन आई। डिफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ भी हो सकती है, डिफॉर्मेशन चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकती है, और डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के टेस्ट को बोलते हैं मैकेनिकल टेस्ट। तो हमें मटेरियल्स को टेस्ट करना बड़ा लाजमी है कि अगर हम किसी मटेरियल को किसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता हो कि ये कितनी फोर्स पे किस तरह का काम करेगी। एग्जाम्पल आपको दी जाती है ब्रिज की। अब आपने एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो ब्रिज को बनाने के लिए अब जो आपको वहाँ पे मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, आपको पता हो कि कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है और कितनी फोर्स पे जाके ये टूट जाएगा, है ना। तो ये मैकेनिकल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सिविल जो होते हैं, सिविल फील्ड के जो होते हैं या जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली और डीप में जाके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहला पॉइंट देखो, वो ये बता रहा है कि द रिजल्ट्स ऑफ मैकेनिकल टेस्ट आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये मेरे ख्याल से शायद दोबारा लिखा हुआ है, विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लाइन काट दें, ये लाइन नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये चीज़ मेजर करती है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप किस तरह समझ सकते हो। स्ट्रेस को आप समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, और स्ट्रेन को आप समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओ, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस फोर्स ही है तो फिर हम इसको स्ट्रेस क्यों नाम दे रहे हैं? स्ट्रेस और फोर्स में फ़र्क ये है कि आप जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो ना, तो आप ये नहीं बता रहे होते कि वो फोर्स आप कितनी जगह पे लगा रहे हो, है ना। अगर आप साथ में जगह भी डिफाइन कर दो कि ये मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाई है 1 मीटर स्क्वायर पे, तो उसको नाम देते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस से होता क्या है? देखो, स्ट्रेस से होता क्या है, अभी मेरे पास एक सॉलिड मटेरियल्स है, उसमें आपके पास यहाँ पे एटम्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं, और वो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और हर एटम के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब मैंने उस मटेरियल पे फोर्स लगाई। उस मटेरियल पे फोर्स लगाने से होगा क्या, वो एटम्स अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा डायलेट कर देंगे। उनकी जो पोजीशंस थी उनमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे, तो इसी चीज़ की डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देयर विल बी, आपके पास यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशंस, कि जब आपने उस बॉडी पे फोर्स लगाई तो वो जो एटम्स अपनी मीन पोजीशंस पे प्रेजेंट थे, वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा और ज़्यादा दूर हो गए, और ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं और ज़्यादा करीब भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी पे फोर्स किस तरह की लगा रहे हो। ठीक है, अब देखो, जब वो एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग।
स्प्रिंग जो होता है, देखो स्प्रिंग को अभी आप, स्प्रिंग ऐसी पड़ा हुआ है आपके पास है ना, उसको अगर आप खींचो, ठीक है, उसको आप यहाँ पे elongate करो, तो elongation जब आप करोगे तो वो स्प्रिंग खींच तो जाएगा, लेकिन उसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कब होगी, जब आप उस स्प्रिंग से एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स को रिमूव करोगे, तो वो स्प्रिंग अपनी पहली वाली पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। सेम यही सिनेरियो एटम्स के बीच में भी होता है। आप इस चीज को इस तरह भी समझ सकते हो, डायग्राम को, ये डायग्राम देखो, आप एक सॉलिड बनाओ, उसमें एटम्स बनाओ, और आप ये समझ लो कि एटम्स के बीच में स्प्रिंग है। तो जब आप यहाँ पे एटम्स को कंप्रेस करते हो ना, जब आप किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हो, किसी मटेरियल पे जब आप फोर्स लगाते हो, तो ये स्प्रिंग्स कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस भी हो सकते हैं, इलोंगेट भी हो सकते हैं। तो इन एटम्स के में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो ये पोटेंशियल एनर्जी कब रिलीज करते हैं, जब आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हो। एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने की, जब आप रिमूव करोगे, तो वो एटम्स अपने पुरानी वाली पोजीशन में आप वापस आने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में स्ट्रेस में देखेंगे। तो सबसे पहले, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देयर विल बी, आपके यहाँ पे relative displacement of the particles from their mean positions, and due to the property of elasticity, an external restoring force is developed which tends to restore to its original shape। ठीक है, अब इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये आगे हम इन टॉपिक्स को सेपरेट सेपरेट भी डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको इनकी समरी बता देता हूँ। अगर आप किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाओ, और फोर्स जब आप रिमूव करो और वो बॉडी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाए, उस चीज़ को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। और अगर आप किसी बॉडी से फोर्स को रिमूव करो और वो बॉडी अपने पहले वाली शेप में वापस ना आए, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है, और ये एनर्जी जो है पुराने वाली पोजीशन में वापस लाने की कोशिश करती है, ये असल में किन की प्रॉपर्टीज है, ये असल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। अब स्ट्रेस को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी डिफाइन किया जाता है, जो हम फोर्स हम लगा रहे हैं, और स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्स भी, वो जो अंदर मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के दरमियान इंटरनल फोर्स डेवलप हो रही है ना, जो उन मॉलिक्यूल्स या आपके यहाँ पे एटम्स को पहले वाली पोजीशन में लेके आ रही है, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हो। तो स्ट्रेस को दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन फर्क क्या होगा, सिर्फ फोर्स का वर्ड नहीं कहोगे, आप कहोगे फोर्स पर यूनिट एरिया, कि ये वो फोर्स है जो कि 1 मीटर स्क्वायर पे लग रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी शेप इन, टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी। कि अगर आप किसी बॉडी पे 1 मीटर स्क्वायर पे फोर्स लगाओ, और उस फोर्स की वजह से या तो उस बॉडी की शेप चेंज हो जाए, या उस बॉडी का वॉल्यूम, या उस बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को नाम देते हैं स्ट्रेस। अभी आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया आपने एक और चीज भी पढ़ी थी, और वो चीज आपने पढ़ी थी प्रेशर, है ना। तो एक मैंने आगे डिफरेंस भी लिखा है, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आगे हम चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेस ही की डेफिनेशन है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स है, जो अंदर जो एक फोर्स डेवलप हो रही है, जो कि एटम्स को पहले वाली पोजीशन में लेके आ रही है। तो उसकी भी सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन फोर्स की जगह हम यहाँ पे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स नाम दे देंगे। तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि एक अगर डिफॉर्म बॉडी हो, डिफॉर्म बॉडी मतलब जिसकी या तो कोई लेंथ चेंज हुई भी हो, या शेप चेंज हुई भी हो, या वॉल्यूम चेंज हुआ हो, उस डिफॉर्म बॉडी के में अंदर खुद ब खुद एक फोर्स डेवलप हो, और वो फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लगे, उस फोर्स को भी स्ट्रेस नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैंने कहा कि बॉडी किस में है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, या टोटल आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम का मतलब जो होता है, वो ये मतलब होता है कि सम ऑफ नेट फोर्सेस किसी बॉडी पे कितनी है, 0 है। ठीक है, अब नेट फोर्सेस 0 होने का मतलब है, पहला तो या तो किसी बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रही, है ना। सेकंड सिनेरियो ये है, देखो आप एक चीज नोटिस करो, अप्लाइड फोर्स की और रीस्टोरिंग फोर्सेस की जो डायरेक्शंस होंगी वो क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल आपके पास 180 पे होगी। तो क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरी डाउनवर्ड है, तो रीस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड होगी, है ना। तो नेट फोर्सेस होने का 0 होने का मतलब ये भी है कि रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर है। बराबर होने का मतलब कि बॉडी पे दोनों लग रही हैं,
लेकिन दोनों कैंसिल आउट हो रही हैं। कैंसिल आउट क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अब ऑपोजिट है। नेक्स्ट है स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है वो है होता है फोर्स ओवर एरिया। और अगर आप स्ट्रेस का सिंबल देखो तो स्ट्रेस का सिंबल ये सिग्मा की तरह होता है। यूनिट जो है वो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन आप किस तरह निकाल सकते हो? आप न्यूटन मीटर आप असल में यूनिट से निकाल लो। न्यूटन किस चीज़ से मिलके बनता है? असल में ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की डायमेंशन आ गई m, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर की डायमेंशन l, और पर सेकेंड स्क्वायर तो t-2। ठीक है, और ये पर मीटर स्क्वायर है तो ये l-2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। l के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो +1 है, तो ये सॉल्व होकर आंसर आ गया m l-1 t-2। ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गई। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट, अब इस लेक्चर का जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी हमने ये कहा कि स्ट्रेस जो है किसी बॉडी में लेंथ में भी चेंज लेके आ सकता है, वॉल्यूम में भी लेके आ सकता है, और शेप में भी लेके आ सकता है ना। तो मतलब डिपेंड करता है कि हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा किस तरह रहे हैं, मतलब फोर्स लगा किस तरह रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस की ये क्लासिफिकेशन हुई है, ये जो फ्लो चार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रेस की देखो बेसिक दो क्लासिफिकेशंस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस का क्या मतलब है? नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है, समझ लो ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो नॉर्मली लगा रहा हूं। अब नॉर्मली का मतलब 90 के एंगल पे। अगर मैं किसी बॉडी पे इस तरह फोर्स लगा रहा हूं पर यूनिट एरिया, उस चीज को मैं नाम दूंगा नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट है शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस के, ये एक बॉडी है लेकिन अब आपने फोर्स नॉर्मली नहीं लगा रहे, अब आप इसकी जो ये सरफेस की जो बिल्कुल टॉप लेयर थी ना, उस पे फोर्स आप इस तरह लगा रहे हो टेंजेंशियली। अब टेंजेंशियली क्या होता है? वो लाइन जो कि किसी एक पॉइंट को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए। तो अगर आप इसकी सरफेस बिल्कुल टॉप वाली सरफेस पे फोर्स लगाओ, उस तरह की फोर्स को कहते हैं शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ना कि ये असल में किस बेसिस पे है कि एक्सटर्नल फोर्स लगा किस तरह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो वही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स हाउ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर इट। कि आप एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉर्मली लगा रहे हो तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस नाम दोगे। अगर आप वो फोर्स जो है वो टेंजेंशियली लगा रहे हो, बिल्कुल टॉप वाली लेयर पे लगा रहे हो, उसको शेयर या उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस नाम दोगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और उसकी मजीद टाइप्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।